हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं कैसे स्टूडेंट ने स्कोर किया इस स्कोर से लेके इस स्कोर तक। तो ये एक ऑडियो पॉडकास्ट है, तो प्लीज हेडफोन्स का यूज करें जिससे कि आपको ऑडियो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो नाइन्थ में क्या लगता है वो रीजन क्या था कि आपका स्कोर लो रह गया, या फिर पढ़ाई में इतनी प्रॉब्लम्स है? क्या मतलब सिलेबस का इशू लगा, या फिर चीजों को समझना, कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्या था? मतलब सिलेबस कभी इशू नहीं रहेगा अगर आप मेहनत कर सकते हो तो। मेहनत कम थी, और दूसरी थिंग की कॉन्सेप्ट समझ नहीं, मैंने कभी नहीं समझा मतलब नाइन्थ। मतलब सिर्फ आप उसको मेमोराइज करते थे सर? हाँ, मतलब जो चीज मेमोराइज हो सकती थी, मतलब करी जा सकती थी, वो करी मैंने, और जो समझ में आ रहा था वो कर दिया बस। ठीक है। तो आप कोई स्टडी रूटीन फॉलो करते थे नाइन्थ में या नहीं करते थे उस टाइम पे? मतलब मैंने मिड के बाद स्टार्ट किया था फॉलो करना। मिड के बाद इन द सेंस मतलब फिर क्या? हाफ ईयरली जब मेरे हो गए थे सितंबर के बाद मैंने चालू किया था। ठीक है। तो अब जैसे एग्जाम में परफॉर्मेंस तो आपका कम रहा, ठीक है, तो क्या आपके क्लास टेस्ट में भी कम रहता था, या फिर इन जनरल सिर्फ एग्जाम के अंदर ही होता था ऐसा? लास्ट टेस्ट में अगर कहें तो मैथ्स में सही रहता था, बाकी सब में बेकार था। मैथ्स में मतलब ठीक रहता था? हाँ। ठीक इन द सेंस मतलब, तो आप मतलब मैथ्स आप कह सकते हो कि आपका अच्छा था पहले से? ये नहीं ऐसा कह कुछ? सकते, प्रैक्टिस ही नाइन्थ में मैंने प्रैक्टिस करी थी, उसके बाद वो ठीक हुआ था, बाकी सब्जेक्ट अच्छा। मेरे वैसे ही थे। ठीक है। और जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि इंग्लिश हिंदी वगैरह हो गया, उसमें क्या सिनेरियो है? उसमें नाइन्थ में बहुत बेकार था, टेंथ में भी आते आते हिंदी बेकार थी, इंग्लिश सुधर गई थी। चलो ठीक है। तो आपका जब नाइन्थ का रिजल्ट आया तो उस टाइम पे आपको कैसा लगा? मतलब आपका परसेंटेज देख के आपको, या कुछ करना है इसका, या क्या है मतलब, और घर वालों का क्या रिएक्शन था आपकी? मेरे को देख के तो पहले अच्छा नहीं लगा, क्योंकि किसी को अपना रिजल्ट ऐसे देख के, इतने बेकार नंबर देख के, कि उसको अच्छा नहीं लगेगा, बट घर वालों का ये था कि ऐसे बर्बाद कर रहे हैं बस। तो अब जैसे पता था कि नाइन्थ से टेंथ में आ गए, तो अब तो सीबीएसई बोर्ड्स होना है, तो उस टाइम पे लगा था कि मतलब अब तो नाइन्थ में इतना कम स्कोर आया तो फिर टेंथ में क्या ही होगा मेरा? मेरे को थोड़ी नर्वसनेस थी बोर्ड्स के लेकर, बट ये नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो स्टार्टिंग से ही जो होगा शुरू से करनी है मेहनत बस। ठीक है। तो ठीक है, आपने अभी जैसा बोला कि स्टार्टिंग से मेहनत करनी है, तो वो एक बात बताओ कि वो की फैक्टर क्या था? आपको किस मोमेंट पे लगा कि मेहनत करनी है अब तो? रिजल्ट आया था 22 मार्च को, उसी के बाद से मैंने सोच लिया था कि मुझे 3 महीने के अंदर अपना सिलेबस खत्म करना है, चाहे कैसे ना कैसे ठीक है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कोई प्लान वगैरह बनाया एग्जीक्यूट करने के लिए? मैंने बस मैथ के लिए बनाया था। और बाकी सब्जेक्ट का? बाकी सब्जेक्ट मतलब कह सकते हैं साइंस भी मैंने स्टार्ट किया था, पर मैं उतना जल्दी सिलेबस नहीं खत्म कर पाई थी साइंस का, जितना मैंने मैथ का किया था। और लैंग्वेज सब्जेक्ट्स मैंने ऐसे स्लो पे रखे थे, वो सब कभी कभार हफ्ते में 1-2 बार। अच्छा ठीक है। तो आपने ये जो प्लान वगैरह बनाया कि ठीक है अभी आपको ये सब्जेक्ट वगैरह करना है, तो आपको किसी ने आइडिया दिया इसके बारे में, या आपने खुद से ही सोच लिया कि मुझे ऐसा करना है इस बार, कि पहले सिलेबस खत्म करना है, जल्दी करना है, ऐसा कुछ? पहले तो कह सकते हैं मेरे को खुद भी था, और ट्यूशन टीचर से भी पूछा था मैंने। अब जैसे रहता है कि नाइन्थ में अब टेंथ में आ गए हो, तो बहुत से बच्चे कंपैरिजन करते रह जाते हैं ना, कि इसके तो नाइन्थ में इतने थे तो टेंथ इसका खराब ही हो जाएगा। तो वो चीज हुई क्लास के अंदर, जैसे होते हैं बच्चे बोलते हैं कि यार इसके तो इतने थे, ऐसा वैसा कुछ? एक बच्चा था जिसने कंपेयर किया था, उसने बोला था मुझसे कि नाइन्थ में तो तेरा बेकार चला गया, अब क्या होगा तेरा, ये वो ये सब। तो फिर उस टाइम पे पॉजिटिव कैसे रहते थे? मतलब उस टाइम पे क्या एस्पेक्ट रहता था कि क्या चीजों को देखना है? उसे इग्नोर मारकर सिर्फ ये दिखा था मैंने कि इसको बोलने दो, जो होगा होगा, वो मैं अपनी हार्ड वर्क के, इसका रिजल्ट इसके लिए और मेरा रिजल्ट मेरे लिए। ठीक है। तो एक बार बताओ, आपके स्टडी जो रूटीन था पहले जो रहा होगा नाइन्थ में, जो भी है जिसकी वजह से जो भी रिजल्ट आया, तो टेंथ में आपने क्या चीजें अपडेट करी, क्या चीजें आपने स्टडीज के अंदर देखा कि मुझे ये चेंज करने की जरूरत है? एक तो फोकस ज्यादा रहना, जितना टाइम हो सके उतना ज्यादा देर तक बैठना, और सेकंड थिंग कि जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करना। ठीक है। तो आपने ये जो बात बोली कि जितने ज्यादा देर तक हो सके उतनी देर तक बैठना, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको मतलब बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत कम घंटे बैठ के पढ़ पाते हैं, या उनको बहुत इशू होता है, बेचैनी होती है बैठते हैं पढ़ने के लिए। तो उस चीज को टैकल कैसे है? क्योंकि हमें पता है कि बैठ के पढ़ना बहुत घंटे तक, लॉन्गर आवर्स तक मुश्किल होता है, तो उस चीज को कैसे मैनेज किया और कैसे इंप्रूव किया? पहली बात तो मैंने ना डिस्ट्रैक्शन जो था मेन मेरा यूट्यूब और Pinterest से था, तो पहले तो मैंने इनका टाइम लिमिट लगा दी थी। यूट्यूब मैंने स्क्रॉल करना बंद कर दिया था, क्योंकि यूजफुल नहीं है। अच्छा और ठीक है। Pinterest मैंने अपना आधे घंटे का ही रखा था। तो आपने बोला कि जैसे आप यूट्यूब पे स्क्रॉल नहीं करते थे, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो पढ़ाई के लिए यूट्यूब यूज करते हैं, जैसे किसी टीचर को फॉलो करते होंगे या कोई रिसोर्स फॉलो करने के लिए, तो उस केस में फिर क्या करते थे? फोन का बिल्कुल यूज ही नहीं करते थे, या बुक्स वगैरह ले लेती कि मतलब बुक्स हो जाएगा सब कुछ, या ऐसा कुछ? ऐसी बात तो नहीं कि बुक से सब कुछ हो जाएगा, आपको हम्म। देखनी पड़ेगी वीडियो। हम्म। पर शॉर्ट्स देखो, लॉन्ग वीडियो तो कोई नहीं देखता। अगर लॉन्ग वीडियो आप देखते हो तो आप बैठ सकते हो काफी देर तक, 2-3 आवर्स तक ठीक पढ़ने है। के लिए, पर अगर आप शॉर्ट्स देखो तो आप नहीं बैठ सकते। ठीक है। ठीक है। तो आप कह रहे हो मतलब शॉर्ट शॉर्ट कंटेंट आपने देखना बंद कर दिया था। हाँ। लॉन्ग फॉर्म में आप लेक्चर्स फॉलो करते थे, लेक्चर्स वगैरह आते थे किसी के, हाँ। तो जैसे पर्टिकुलर यूट्यूब पे किसी को फॉलो किया हो, कि किसी की सीरीज फॉलो की हो, या सिर्फ ट्यूशन में पढ़ाई की और स्कूल में पढ़ाई की और हो गया? मैंने फॉलो किया था, उस टाइम पे मैडम थी यूट्यूब पे, उनका नाम मुझे शायद याद नहीं है,
चलो कोई नहीं, ठीक है। मैंने साइंस पढ़ी थी शुरू के लिए 10th के लिए, और बाकी तो 7 स्टडी से ही किया था। हाँ, तो अब ये बताओ कि आप कितने आवर्स स्टडी करते हैं डेली? मेरा ना हर टाइम का अलग रहा है कि मिड से पहले का, गर्मियों की हॉलीडेज से पहले का, ऐसे। ठीक है, तो मतलब एग्जाम के अकॉर्डिंग, अगर एग्जाम आगे तो ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। हाँ, तो मतलब एवरेज कितना रहता था, एवरेज रफली कुछ बता सको? एवरेज कह सकते हैं कि 4 घंटे। ठीक है, तो 4 घंटे का एवरेज। तो फिर आप बताओ, आप डेली स्टडी करते थे या फिर किस दिन हो गया कि चलो आज स्किप कर देते, आज मन नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ? स्किप करना बहुत अजीब लगता है जब कि आप 1 भी घंटे ना पढ़ो पूरे दिन में, और फिर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ नहीं किया। तो 1-2 घंटा तो रोज ही था। तो मतलब ये कहना चाहते हो कि वो डिसिप्लिन वाली जो हैबिट है धीरे धीरे बिल्ड हो गई थी, वो कंसिस्टेंसी रहना अच्छा लगता था, मतलब स्किप करना अच्छा नहीं लगता था कि स्किप कर दो ऐसे, ठीक है। तो अब ये बताओ, जब आप पढ़ते थे तो आपने कभी ये सोचा कि मुझे अकेले पढ़ना है, या कभी ग्रुप में पढ़ने का सोचा कि मैं ग्रुप स्टडी कर लेती हूँ दोस्तों के साथ ग्रुप बना के? नहीं, मैंने सेल्फ ही करा था ग्रुप, मतलब एक बार किया था ग्रुप, पर उससे कोई फायदा नहीं होता। आप सिर्फ अपने लिए देखोगे ना, अगर किसी के साथ चलोगे साथ में तो कभी आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। चलिए भी ठीक है। तो अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते थे, जैसे सिलेबस कितना हो गया, क्या नहीं हो गया, तो उसके लिए क्या किया? मतलब ये पता ना, ट्रैकिंग करनी होती है कि टाइम टू टाइम मेरा सिलेबस चल रहा है, अपडेट हो रहा है, कवर हो रहा है, तो उसको कैसे करते थे? मैंने शीट बनाई थी एक, जिसमें मैंने सारे चैप्टर्स के नाम लिखे थे, फिर उनके आगे एक बॉक्सेस बनाए थे जिनके वो मैंने 3 बॉक्सेस बनाए थे जिनमें लिखा था कि पहले चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उस पे फिर टिक लगेगा, फिर ओके रिवीजन के लिए टिक लगेगा, फिर सेकंड रिवीजन के लिए टिक लगेगा। ओके ओके ओके, गुड। तो बात कर लेते हैं मैथ्स की, बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने बोला कि मैथ्स आपको मतलब ठीक ठाक था आपका, मतलब इतना खराब भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो मतलब बेसिक्स आपके ठीक थे मैथ्स में, ठीक है। तो ये बताओ कि अभी आपने बोला कि जैसे कि मैथ्स आपने इम्प्रूव कैसे किया, मेन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें बताइए इम्प्रूव कैसे किया आपने? मैंने स्टार्टिंग में सुना था मैथ के, तो मैंने पहले 3 महीने में खत्म कर दिया था। मैंने मार्च से तो start 3 महीने किया था। आपने सिलेबस कर लिया था? ओके, गुड। मैंने 10th का सिलेबस पूरा 3 महीने में खत्म कर लिया था, और इतनी प्रैक्टिस करी थी क्वेश्चंस की कि मतलब उस टाइम पे मतलब ठीक लगा। अगर मेरे से उस टाइम पे बोर्ड्स नहीं आ जाता तो मेरे मार्क्स आ जाते 60 के अप्रॉक्स। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो मतलब काफी एफर्ट डाला था आपने स्टार्टिंग। तो डेली प्रैक्टिस करते थे मैथमेटिक्स को फिर, या फिर आप कहते थे कि अब तो सिलेबस हो गया तो थोड़ा नहीं, स्किप करके भी ऐसे कर सकते छोड़ हैं? देना तो फिर आपके उसके बाद रिजल्ट नहीं आएगा आपका। ठीक है ठीक है। तो स्टार्ट किससे किया था, पहला चैप्टर कौन सा किया था? पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री किया था। ओके, तो मतलब हार्ड चैप्टर्स पहले ही स्टार्ट कर दिए थे? वो तो क्यूरियोसिटी होती है ना जानने में कि क्या है चैप्टर अच्छा के अच्छा, अंदर। ठीक है गुड। अब जैसे एनसीईआरटी आप सॉल्व कर रहे हो, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो उस पर टाइम स्पेंड करते थे खुद से, या फिर सॉल्यूशन देख के सीख लेते थे? क्या उसके बाद में सीख लूंगी देख के सॉल्यूशन? पहले तो ये सीन था कि खुद से ही करना है, जब तक हो ना जाए खुद से या ना हो रहा हो तो फिर सॉल्यूशन देखने का तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपने अच्छा, सॉल्यूशन देख लिया तो फिर आपने चैप्टर नहीं समझा है, और ना आपको कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है जब ठीक तक है। आपसे हम्म, कितने बार अटेम्प्ट करो, 5 तक तो करो ही कम से कम। अगर आंसर नहीं आ रहा तब जाके देखो। ठीक है। तो एनसीईआरटी आपने थोड़ी पूरी सॉल्व करी स्टार्ट टू एंड, ठीक है। तो एनसीईआरटी कितनी बार आपने रिवाइज करी होगी, ये बताओ? कम से कम 10 बार। 10 बार? ओके, गुड नंबर है ये तो काफी। तो और मैथ्स में और कुछ किया, लाइक कुछ फॉर्मूला शीट्स वगैरह बनाई हो या ऐसा कुछ? मैंने एक नोटबुक बनाई थी जिसमें फॉर्मूला लिखे थे। अच्छा। इसमें सारे फॉर्मूला लिखे थे पर रैंडम चैप्टर से लिखे थे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, फिर स्टैटिस्टिक्स हो गया, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ऐसे फॉर्मूला तो मतलब ऐसे वो चैप्टर वाइज नहीं था, सब कुछ मिक्स था उसके अंदर। तो रैंडम मिक्स में कॉन्सेप्ट में ये है कि आपका सब कुछ रिवाइज हो जाता था एक बार में, ठीक है। ओके गुड, ये काफी अच्छा पॉइंट बताया आपने। तो ये बताओ, कई बार होता है कि जैसे नया क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर, हमें पता है मैथ्स में न्यू क्वेश्चन आते हैं, तो वो बच्चे डर जाते देख के कि उसको सॉल्व कैसे करना, मैं क्या करूं, स्टक कर जाते कई बार बच्चे। तो उस फियर को कैसा आपने कम किया, उसके लिए क्या किया आपने पर्टिकुलरली, कि कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप हो सके उसको सॉल्व कर सकें, इसके लिए क्या किया आपने? इसके लिए तो जितने क्वेश्चन हो सके जितने चैप्टर से करते जाओ करते जाओ। अच्छा। क्योंकि फिर जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, हम्म, ये तो नहीं होगा ना कि चैप्टर से बाहर आ जाएगा, वो उसी चैप्टर में से ही होगा पर घूम फिर आके होगा। अच्छा ठीक है। तो एक रफली आइडिया बता सकते हो पर चैप्टर आपने कितने क्वेश्चन किए होंगे, अदर देन एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी को हटा करके? ट्रिग्नोमेट्री का है तो 50 से ज्यादा ही करे थे, ठीक है क्योंकि ठीक है। मैंने उस टाइम पे एग्जाम्पलर, ओजाल ये सब भी लगा था ट्रिग्नोमेट्री के लिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी 50 से ज्यादा ही थे। ठीक है केटी ठीक में है। केस स्टडीज लगाई थी जो थी, मतलब तो केस मतलब स्टडी। कह सकते हैं कि पर चैप्टर आपने रफली 40 to 50 क्वेश्चंस तो किए होंगे एक्स्ट्रा, अदर देन एनसीईआरटी। ओके ठीक है। तो बात कर रहे थे साइंस की। तो साइंस कैसा लगता था, मतलब पहले से मुश्किल लगता था या क्या सिनेरियो था साइंस के अंदर? साइंस के अंदर मतलब रटने वाला सीन बहुत था कि रटना है तो जल्दी जल्दी रट लो, क्योंकि 9 के अंदर इतने न्यूमेरिकल्स नहीं थे। अगर ठीक है हम ये ना स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतने न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, वही ठीक है 4 ठीक है। नंबर के कुछ आते हैं। बट इफ बोर्ड्स के हिसाब से देखें तो उसमें भी इतने ही आते हैं, बट उसमें प्रैक्टिस ही होती है आपको बहुत। तो मैंने उस टाइम पे लाइट चैप्टर चालू करा था सबसे पहले। अच्छा, तो पहले चैप्टर लाइट चालू कर दिया, जिससे अक्सर बच्चे डरते हैं, वो लगता है काफी बड़ा चैप्टर है तो उसको पहले ही कर लिया। मैंने सोचा कि पहले ही खत्म हो जाएगा तो दिक्कत नहीं तो होगा। मतलब ये स्ट्रेटजी काफी सही है आपकी कि पहले पहले मुश्किल टास्क को कर लो ताकि बाद में जो इजी वाला है वो आप आसानी से कर सको, ठीक है। तो ये बताओ कि आप नोट्स वगैरह बनाते थे साइंस में, तो कैसे बनाते थे?
अब अपने हिसाब से बनानी चाहिए, मतलब एक ही शीट पे बनानी चाहिए, ये नहीं कि सजा सजा के फूल वूल लगाओ, फूल पत्तियां हाईलाइट करो। एक ही शीट के ऊपर दो दो पैटर्न्स डिवाइड करो, मतलब एक शीट को 2 बार डिवाइड करो और उसके बाद उनको मतलब जितना आपको आता है, जितना आपको समझ आ रहा है वो सारा लिखते जाओ ठीक है। लेफ्ट ईयर में से। तो एक जो मेजर प्रॉब्लम है वो रहता है कि बच्चों को केमिकल रिएक्शंस बहुत सारी याद करनी होती है, या बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो आप एक एक करके बताओ, केमिस्ट्री में और फिजिक्स और बायोलॉजी में क्या सीन होता है, और फिजिक्स में बेसिकली आपने न्यूमेरिकल्स जो आते हैं उसको कैसे टैकल किया। केमिस्ट्री में तो ये था सीन कि पहला जो बैलेंसिंग वाला चैप्टर था उसमें तो बस बैलेंसिंग थी और कुछ ज्यादा क्वेश्चंस थी नहीं, ठीक है अगर ठीक है। देखें तो, और बाकी सब कुछ रटने का ही था। पर हम्म जो एसिड बेस एंड सॉल्ट था उसमें लास्ट में क्वेश्चंस थे और बता रखा था, रेशो बता रखा था उनका। हम्म, तो ये सब तो टाइम टू टाइम याद हो जाता है अगर आप प्रैक्टिस करते जाओ। और ठीक है फिर ठीक है। इसके बाद वाली चैप्टर्स भी ऐसे ही थे, आपको बस ना प्रैक्टिस करनी होती है इन सब में। और ठीक है फिजिक्स में देखें तो हमारे पास न्यूमेरिकल्स से लाइट के तो इतने टफ नहीं थे, मतलब अगर डेली प्रैक्टिस करो अप्रोक्स 10 न्यूमेरिकल्स की ना, तो तभी भी हो जाएगा, आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ठीक है। और और बायोलॉजी में बस, बायोलॉजी में डायग्राम्स का ही खेल होता है, चल बाकी सब तो आप रट के ही जा सकते हो। ठीक है ठीक है। गुड। तो साइंस के टॉपिक्स को डेली रिवाइज करते थे, तो मतलब कैसे करते थे? फिजिक्स डेली रिवाइज करते थे, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, या फिर कुछ शेड्यूल लगा के कि आज फिजिक्स कर लिया, कल केमिस्ट्री कर लिया, या डेली सब कुछ? ये तो डिपेंड करता है, जितना मुझे, अगर जैसे ये रहता था कि मुझे याद है तो मुझे रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, तो मैं उस सब्जेक्ट मतलब उस टॉपिक को नहीं करती थी। अच्छा अच्छा। जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली यही होता था कि मुझे बायोलॉजी रिवाइज करनी पड़ती थी, फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट समझना होता है। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आपको टाइम नहीं लगेगा, मतलब इतना टाइम नहीं होगा कि रिवाइज करना पड़े दोबारा, आपको मेमोराइज रहेगा। ठीक है। तो अब बात कर रहे थे लैंग्वेज सब्जेक्ट, जैसा आपने बोला कि आपका वो काफी वीक था। हाँ। तो मतलब क्या वीक था? आपको लगता था स्पेलिंग्स का इशू रहता था, या ग्रामर का इशू आपको रहता था ज्यादा? क्या इशू था मेनली? मेरे इंग्लिश में, मतलब कह सकते हैं इंग्लिश और लैंग्वेज सब्जेक्ट था, उसके अंदर मेरे को स्पेलिंग्स का इशू था, ग्रामर भी ठीक थी मेरी। और ठीक है। वैसे भी मतलब अगर आंसर फार्मिंग करनी होती थी तभी मैं कर लेती थी, बट फ्रेमिंग फ्रेमिंग ओके ठीक है। बट अगर हिंदी की बात करें तो स्पेलिंग्स, ग्रामर, सब कुछ ही खराब था। चल ठीक है। तो एक चीज होती है कि हम देखते हैं जब हम आंसर्स फ्रेम करते हैं, तो उसमें बहुत से बच्चों के नंबर कट जाते हैं, वो सोचते हैं उन्होंने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, बट उनके मार्क्स फिर भी नहीं आते उस आंसर के अंदर। तो आपको क्या लगता है, क्या वो फैक्टर था जो आपने इंप्रूव किया अपने आंसर्स फ्रेमिंग के अंदर, जिससे आपके इंग्लिश भी बेटर हो पाया? क्या है इसके पीछे रीजन? एक तो जितना हो सके ना चैप्टर की अगर 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, वैसे बोर्ड्स में जो 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 6 के आते हैं, उनमें आपको समरी लिखनी होती है पहली बात तो। ठीक है। घूम फिर आके चाहे वो कुछ भी पूछ रहा है, उनको पहले समरी लिखे, फिर उसमें फिर बीच में टॉपिक में मेन लिखना होता है, ये लिखने होते हैं, पूरा इंट्रोड्यूस करना होता है चैप्टर में था क्या। ठीक है ठीक है। जो चेकर होगा वो पूरा ऐसे देख के फिर आपको उसमें नंबर दे देगा। और कुछ कीवर्ड्स जो आप लिखते हो इसके अंदर, कीवर्ड्स के लिए क्या कीवर्ड्स किया तो आपने? बस उसमें ना ऐसे नहीं कि अलग अलग आपको कीवर्ड लिखने पड़े कि एक पैराग्राफ में अंदर हेडिंग डाल के फिर ऐसे लिखो, नहीं, वो पूरा ऐसे पैराग्राफ वाइज लिखते जाओ, और जो उसके बाद जो पूरा जब आपको हो जाए तो उसमें हाईलाइट कर दो पेंसिल से। तो ये बताओ, जैसे चैप्टर्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स होते हैं इंग्लिश के अंदर भी, तो उसके लिए कुछ आपने किया था कि सेपरेटली वर्ड मीनिंग्स को याद करना है, कि आप उन वर्ड्स को लिखे तो आपका आंसर बेटर दिखे, ऐसा कुछ? मैंने एनसीईआरटी में से उन कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर दिया था एनसीईआरटी में, और फिर जब लास्ट डे पे मेरे को था तो मैंने उसको बस देख लिया था एक बार कि इनको यूज कर सकते हैं, अगर कहीं बीच में अगर क्वेश्चन आता है बड़ा सा तो उसको बीच में यूज कर लेंगे तो आंसर में नंबर मिल जाएंगे। ठीक है गुड। तो अब तक तो ऑलमोस्ट सब्जेक्ट हमने कवर कर ही लिया, हमने मैथ्स की बात कर ली, साइंस की बात कर लिया। ठीक है। तो एक बार बताओ कि अब जैसे एक तो होता है कि सिलेबस हम कर रहे हैं साथ के साथ, तो रिवीजन की स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए? मतलब मेनली हम रिवीजन किस तरीके से करें कि बहुत अच्छा रिवीजन हो पाए हमारा? क्या हमें सिर्फ नोट्स को रिवाइज करना चाहिए, या क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस कर लें, या क्या रहना चाहिए हमारा? मैथ्स में तो ये होता है कि अगर आपका सिलेबस खत्म हो गया, आपको रिवाइज मानना है, मतलब चैप्टर खत्म हो गया, तो जो भी चैप्टर के जितने क्वेश्चन अभी तक आपने करे, जो आपने सप्लीमेंट्री बुक यूज करी, रेफरेंस बुक यूज करी, एग्जाम्पलर यूज करी, एनसीईआरटी करी, वो सारे निकाल लो। ठीक है पहले ठीक तो है। सारे क्वेश्चन रिवाइज मारो, फिर कॉन्सेप्ट देखो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे करके देखो, एक बार करना नहीं है बस देख ऊपर से देखना है। उसके बाद उसके जो मेन टेस्ट लगाओ, सैम्पल पेपर पेपर लगाओ, सैम्पल पेपर जो होता है ऐसे वर्कआउट में से क्वेश्चन जो चैप्टर होंगे वो करो, ठीक है बस, और उससे आपका रिवीजन हो जाएगी ढंग से। ठीक है। तो अब तक हमने सब्जेक्ट्स की बात कर ली, तो बात कर लेते हैं एग्जाम गिविंग स्ट्रेटजी की बात करते हैं। एक तो होता है कि हमने सिलेबस कर लिया है, एक होता है जब हमें एक्चुअल में एग्जाम देना है, तो उससे पहले क्या प्रिपरेशन रही आपकी, उसके बारे में भी आपसे मैं जानना चाहूँगा। ठीक है। तो एक बार बताओ, जैसे आपको पता है कि सैम्पल पेपर हमें जनरली सॉल्व करने होते हैं, तो आपने कितने सैम्पल पेपर सॉल्व किए होंगे हर एक सब्जेक्ट के अंदर? मैंने पहले लैंग्वेज का भी बता दो, और साथ साथ उसका भी बता दो, मैथ्स और साइंस का भी। मैंने मैथ्स के लिए मतलब मैथ्स के लिए तो अप्रोक्स मेरे 25 से ज्यादा कर लिए थे,
साइंस ठीक है। में मेरे 15 से ज्यादा थे, और लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो इंग्लिश में मैंने 7 से ज्यादा किए थे, मतलब- और हिंदी में मैंने सिर्फ 2 ही किए थे। तो काफी अच्छे नंबर में आपने असेंबली पेपर्स किए। एसएसटी में मैंने मतलब बहुत मतलब कह सकते हैं कि ओके ओके ही किया था, उसमें भी 7 से ज्यादा ही किए थे। ठीक है, तो एसएसटी भी सही था मतलब आपका, और एसएसटी में आंसर फ्रेमिंग वगैरह आप कर लेते थे मतलब। हाँ, उसमें मतलब कीवर्ड से लिखने होते हैं, हाईलाइट करना होता है, पॉइंट्स को आपको नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक बार बताओ, आप ये आपने इससे स्टार्टिंग में सोशल मीडिया की बात करी है, तो आप पहले बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया मतलब यूज़ करते थे, ज़्यादा कनेक्टेड थे दोस्तों से, क्या होता उसके पीछे, मतलब कनेक्टेड थे या नहीं थे? दोस्तों से मतलब देखो, बातें करना तो मतलब अच्छा तो नहीं लगता है इतना, बट यूट्यूब में ज्यादा स्क्रॉलिंग में इंटरेस्ट नहीं मैं, ठीक है। मतलब 1-2 घंटा निकल जाता है स्क्रॉलिंग करते करते ऐसे। समझ लो। एक बार तो पढ़ते वक्त फ़ोन का यूज़ करते थे, मतलब पढ़ रहे हैं तो फ़ोन होना चाहिए साथ में, ऐसा होता है बहुत सारे बच्चों का कि फ़ोन के बिना पढ़ाई नहीं हो पा रही उनकी, तो ऐसा मतलब फ़ोन यूज़ करते थे हमेशा? नहीं, मतलब जैसे कि मुझे रिवीजन मारनी है तो फोन नहीं होगा बिल्कुल भी यूज, अगर ठीक है, लेक्चर ठीक है। देखना है या नोट्स मतलब अगर नया कंटेंट पढ़ना है तो उस टाइम पे फ़ोन का यूज़ करोगे, कोई पीडीएफ यूज़ करना है तो उस टाइम पे कर लिया, अदरवाइज़ आप बिना फ़ोन के पढ़ाई करते थे। चलो ठीक है, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ये बताओ, अब जैसे आपको पता है बोर्ड एग्ज़ाम का डेट शीट आ गया है, तो उस टाइम पे कॉन्फिडेंस कैसा था? मतलब क्या लग रहा था कि अच्छा होगा, या फिर डर था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा? उस टाइम पे मेरे को डर लग रहा था, क्योंकि मैंने बस साइंस और मैथ का सिलेबस पहले खत्म कर लिया था। बाकी बाकी सब्जेक्ट बाकी रह गए थे मेरे, एसएसटी बाकी रह गया था, दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो तो उसमें मेरे को डर लग रहा था उस टाइम पे कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो मैंने सिलेबस जल्दी जितना हो सके उतना खत्म करने की कोशिश की थी। ठीक है, ठीक है। चलो ये तो अच्छी बात है। और ये बताओ, जब आप जैसे एग्ज़ाम देने जाते थे, तो एग्ज़ाम से पहले क्या स्ट्रैटेजी रहती थी पढ़ने की? मतलब आप वन नाइट और पूरा पढ़ते थे, या फिर सिर्फ दिन में पढ़ते थे, रात में सो जाते थे, आराम से एग्ज़ाम देने जाते थे? क्या स्ट्रैटेजी थी उसके ये पीछे? हर पेपर के अलग अलग था। अच्छा, मतलब जैसे कि? पहला तो मैथ का पेपर था, तो उसमें मेरा अलग सीन था, उसमें छुट्टियां तो थी मतलब शुरू से ही। तो जब पेपर था तो उससे एक दिन पहले ही मैंने जितना पूरा सिलेबस था उसको रिवाइज, मैंने जितने क्वेश्चन मैंने शुरू से लगाए थे ओजवाल पूरी बुक रिवाइज स्टार्टिंग टू मारी, एंड मतलब जितना किया स्टार्टिंग था? टू एंड पूरी माह मैराथन कर दी थी अपने आप में। गुड, गुड। और उसके बाद हाँ, पूरा माँ खत्म। मैराथन से याद है, तो क्या आप मतलब जैसे लास्ट में बहुत सारे यूट्यूबर्स लेक्चर्स पुल करते हैं बहुत सारे, तो क्या आप वो देखते थे, प्रेफर करते थे देखना उनको, वो 10-10 घंटे के मैराथन वगैरह? नहीं, वो तो फिर देखो कोई टीचर को क्या ही रिवाइज कराएगा, हम्म। आपको खुद ही से रिवाइज करना पड़ेगा, आपको अपने बिल्कुल, ब्रेन में बिल्कुल। खुद ही फीड करना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही बात है। वो तो बस ऊपर से बस दिखाएंगे वीडियो में। ठीक है, ठीक है। और ये बताओ, आपका जो एग्जाम देने की जो स्ट्रेटजी थी, एक होता है टाइम लिमिट में एग्जाम होता है 3 घंटे का आपका, तो उसको आपने मैनेज कैसे किया कि 3 घंटे में आपका पूरा एग्जाम भी हो जाना चाहिए, आप उसको देखो, रिवाइज भी कर पाओ एक बार? मैथ का बेसिक का पेपर था, मतलब हम्म। ओके ओके था मतलब। तो मैंने पहली बात तो उसको थोड़ा देख के मुझे हुआ था कि क्या ही हो गया, ठीक बट है, ठीक उसके है। बाद फिर मैंने 10 मिनट लिए उसको पूरा रीड करा अच्छे से, जो स्टार्टिंग में 15 मिनट मिलते हैं। हम्म। और उसके बाद मैंने सेक्शन डी चालू करा जो 10 नंबर का था, पहले उसको पूरा खत्म करा, फिर ई करा, और उसके बाद सी बी और ए करा। लास्ट में ए इसलिए करा क्योंकि मुझे पता है कि एमसीक्यू जो है ना, एमसीक्यू टाइम टेकिंग होता है, हाँ, वो इन time taking जनरल होता कुछ कंफ्यूजिंग पूछ सकता है, तो आपको टाइम लग सकता है उसके अगर अंदर। एमसीक्यू में स्टार्टिंग में करती तो मेरा आधा घंटा 1 घंटा उसी में चला जाता। मैंने ज्यादा पहले स्कोरिंग वाले वो करे थे सेक्शन। तो घर पे आप सैम्पल पेपर लगाते थे तो टाइमर के साथ लगाते थे, या बिना टाइमिंग के, मतलब सिर्फ बैठ गए? टाइमर के साथ ही लगाना पड़ता है, बिना टाइमिंग के तो फिर बर्बाद कर रहे हो आप अपना समय। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक बात बताओ कि वो जो एक डिफरेंस जो आपको दिख रहा है, उसके पीछे कोई एक कोर रीजन हो इसके पीछे, अदर देन ये तो क्या स्ट्रेटजी वगैरह? जैसे एक होता है हमारा माइंडसेट, तो माइंडसेट के अंदर वो डिफरेंस कैसे आया कि मतलब नहीं अब मेरे को अच्छा करना है? क्योंकि एक होता है कि जब हमारे स्कोर्स कंसिस्टेंटली वीक रह जाते हैं, कम रह जाते हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर सिनेरियो बन जाता है कि मैं शायद इससे ऊपर नहीं जा सकता, तो उस चीज़ को कैसे ब्रेक किया आपने? देखो, ये तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए कि मैं इससे ऊपर नहीं जा सकता, आपकी लिमिट होती है वो मैं मानती हूँ, बट उसके बाद भी आपको सोचना चाहिए। पहले तो खुद में सेल्फ होना चाहिए कि हाँ हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा। दूसरी थिंग थी कि ट्यूशन टीचर थे मेरे को उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करो, मेहनत करो, जितना हो सके उतना करो। और ठीक है, घर ठीक वाले है। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लड़की कर लेगी, कुछ ना कुछ कर लेगी। तो कुछ कर लेगी इस तो बार। ये तो एक्सटर्नल प्रेशर था, और बाकी मेरा खुद का था मोटिवेशन। ठीक है। तो अभी जो ऐसे जो व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, उसमें हो सकता है कुछ वीक स्टूडेंट्स हो, तो वीक स्टूडेंट्स को आप क्या सजेशन देना चाहोगे? पहली बात तो अगर 10th स्टार्ट हुई है अभी, तो जितना हो सके उतनी जल्दी सिलेबस खत्म करो, हो सके ना तो सो सिलेबस शुड बी जल्दी। फर्स्ट प्रायोरिटी। हाँ, सिलेबस Okay. खत्म करना पहली प्रायोरिटी है। जुलाई मतलब खत्म होना, जैसे समर्स की हॉलीडे खत्म, आपका सिलेबस भी खत्म हो जाए। ठीक है, ठीक है, ये ठीक ना हो कि बस कि आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया पूरा सिलेबस डीपली। है। ओके, तो एक और पॉइंट है मेरा यहाँ पे जो मैं पूछना चाहूंगा आपसे, व्हाट डू यू थिंक इज इंपॉर्टेंट, हार्ड वर्क और स्ट्रेटजी? व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इन दो फैक्टर्स में से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, हार्ड वर्क अगर करना भी जरूरी है, पर अगर स्ट्रैटेजी बना के करते हो और
अगर आपने बना ली सेट हुई और फिर इसके बाद आप उस पर हार्ड वर्क नहीं करते हो, उस पर वर्क ही नहीं करते हो, तो क्या फायदा। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि स्ट्रेटजी बनाओ और उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंग हार्ड वर्क करो, उस पर स्टिक रह के काम करो। ठीक है, ठीक है। और कौन सी चीज़ें जो आपको लगता है स्टूडेंट को अभी इस एरा के अंदर अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कुछ भी हो सकता है जो आपको लगता है क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिससे कि वो एक बेटर मार्क्स की तरफ बढ़ सके, क्या चीज़ें? पहली बात तो स्क्रॉलिंग कम कर दो, स्क्रॉलिंग मतलब यूट्यूब इंस्टा वगैरह हो गया, ठीक है। और जितना हो सके क्या कहते हैं लॉन्ग टाइम बैठना शुरू कर दो, क्योंकि ठीक है। जब पेपर आते हैं उसके बाद आपको बैठने में बहुत दर्द होगा कि 2 घंटे बैठना पड़ रहा है, 3 घंटे बैठना पड़ रहा है, बैठ ही नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और जितना अभी स्टार्टिंग में ना 1-2 सैम्पल पेपर लगा के देख लेना, आपको पता चलेगा आपको कितना आता है। अच्छा, उससे आपको एक एस्टिमेट मिल जाएगा कि मुझे भी कितना एफर्ट डालना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है। और एक चीज़ होती है कि कई बार हमें लगता है कि हम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, हम मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी एक बार स्कोर कई बार हमारा कम रह जाता है। जैसे आपने बताया कि प्री बोर्ड में मेरी बात हुई थी आपसे पहले, तो आपने कहा प्री बोर्ड में आपके मार्क्स कम रह गए थे। ठीक है, तो मतलब एक होता है ना कि हमें लगता है कि मैं इंप्रूव नहीं कर पा रहा, तो आपको उस चीज़ पे भरोसा था कि आपका बोर्ड्स में अच्छा ही होगा, फिर अगर प्री बोर्ड खराब हो गया तो एक रहता है कि स्टक रह जाता है दिमाग के अंदर हमारे कि क्या हम बेटर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे फाइनल में। तो उस चीज़ का जो माइंडसेट था वो कैसा आपने मेंटेन रखा? हाँ। अगर मैं मोटिवेशन कहती हूँ तो मोटिवेशन कल का बुखार होता है, बस वही कह सकते हैं। चल ठीक है, ठीक है। बट उस टाइम पे ना मुझे ये था कि नहीं है ना नंबर, कोई बात नहीं, हम्म। काम कंटिन्यूअसली करते रहना चाहिए, रिजल्ट तो आपको एक ना एक दिन मिलेगा ही मिलेगा। चल ठीक है, तो मेरे को मतलब वो इतना पता था कि 9 से मेरा बेटर वर्जन तो है ही है। ताकि मतलब अभी बेटर मैं कर सकती हूँ। तो मतलब ये था कि अगर मार्क्स कम भी आ गए तो कोई नहीं, मैं इसको इम्प्रूव कर सकती हूँ अभी भी। अभी मेरे पास टाइम है, अगर मैं इसमें रोज रात धोना शुरू करती तो नहीं आता रिजल्ट। ठीक है, ठीक है। ओके, तो ठीक है, इस पॉडकास्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे खासे इंसाइट्स मिलेंगे इस वीडियो से। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू।